जैसा कि छात्रों, कल तक हम यूरोप के राष्ट्रवाद के 2 टॉपिक पढ़ चुके थे। उनमें आज हम शुरुआत करते हैं। अगला जो हेडिंग हमें दिखाई दे रहा है वो है आपका क्रांतिकारी। 1815 के वर्षों के बाद उदारवादी राष्ट्रवादियों की भूमिगत कर दिया गया और बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचार का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर आए। और उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्री व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। तो हम देखें कि इस समय क्रांतिकारी किन्हें कहा जाता था। क्रांतिकारी वो लोग थे जो फ्रांस जो है ना राजतंत्रों के खिलाफ विद्रोह करना चाह रहे थे। ऐसे लोगों को क्रांतिकारी कहा गया। इन सारे क्रांतिकारियों ने गुप्तचर संगठन बना लिए और इनमें जो गुप्तचर संगठन थे जिसमें यंग इटली, यंग यूरोप आदि आदि, कार्बोनरी भी था एक। इसके बाद प्रश्न आता है कि इसमें इटली में एक क्रांतिकारी जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम था जूसेप मेजनी। इनको इटली के राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है। उसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ। वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य था। इसके अलावा उसने यंग यूरोप नामक एक संगठन में भी हिस्सा लिया और यंग यूरोप के सदस्य पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली राज्यों के युवा थे। उन सबके विचार एक जैसे थे। उन सबके अनुसार सिर्फ एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्तचर संगठन बनाए गए। मेजनी ने राजतंत्र का घोर विरोध किया और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न में रूढ़िवादियों को नतमस्तक कर दिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इसे हमारी राजनीतिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु बताया था। क्रांतिकारियों के इतने वर्चस्व को देखते हुए इस समय क्रांतियों का एक युग शुरू हो गया, जिसे हम क्रांतियों का युग कहते हैं, जो 1830 से लेकर 1848 तक। और इस क्रांतियों के युग में जब रूढ़िवादी और निरंकुश शक्तियों ने अपनी शक्तियों को और ज़्यादा ठोस बनाने का प्रयास किया, तो इस राजतंत्री रूढ़िवादी के खिलाफ उदारवादी राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में पोलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य और इटली जैसे देशों में क्रांति की दिशा में प्रयास शुरू हो गए। और क्रांति की पहली शुरुआत फ्रांस में हुई, जिसमें राजतंत्री रूढ़िवाद के खिलाफ उदारवादी राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी प्रयास हुए, उनमें पहली क्रांति होने का श्रेय फ्रांस को मिला। फ्रांस में जुलाई 1830 में होने वाली क्रांति द्वारा फ्रांस के बुर्बो शासक चार्ल्स दशम को क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका और उनके स्थान पर लुई फिलिप की अध्यक्षता में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना भी कर दी। फ्रांस की इस क्रांति की घटना का यूरोप के अनेक देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इस संबंध में ठीक ही कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। फ्रांस की इस क्रांति से प्रेरित होकर ही ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया और जिसके परिणामस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। क्रांतियों की इसी श्रृंखला में अगला जो निशाना था वो था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। वहाँ पर भी कहते हैं राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के यूनान के एकीकरण के प्रयास शुरू कर दिए। अगला हेडिंग हम देखते हैं कि रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी कल्पना का मतलब होता है कि राष्ट्रवाद के विकास में जितना योगदान युद्धों और क्षेत्रीय विकास का रहा, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका संस्कृति की भी रही। एक साझी सांस्कृतिक विरासत में कला, काव्य, किस्से, कहानियाँ और संगीत एवं लोक कथाएँ, लोकगीतों और चित्रों आदि ने भी यूरोप में 1830 से लेकर 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहित करने में अपना बड़ा योगदान दिया। जहाँ तक रूमानीवाद की बात है, तो रूमानीवाद एक
सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानी कलाकारों तथा कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान पर बल देने के स्थान पर अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। वे चाहते थे कि एक साझी सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझी सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। इसी के साथ साथ स्थानीय बोलियां और लोक साहित्य को भी बढ़ावा दिया जाने लगा, जिससे कि लोग अपनी भाषा में दुनिया की सारी चीज़ों को समझ सकें। एक भाषा पर जोर दिया गया कि पूरे देश में एक भाषा के माध्यम से सबको एक किया जाए और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जाए। ऐसी परिस्थितियां यूरोप में चली रही थीं कि यूरोप में भूख, कठिनाई और जन विद्रोह का दौर भी शामिल हो गया। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी और इसका परिणाम ये हुआ कि खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने लगे। और जब चीज़ों के दाम बढ़े तो निश्चित है उसका प्रभाव भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी के कारण 1948 में पेरिस में विद्रोह हो गया। और विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि 1948 में इन्हीं कारणों से फ्रांस की राजधानी पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। स्थान स्थान पर अवरोध लगा दिए। लुई फिलिप को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस विद्रोह के फलस्वरूप ही राष्ट्रीय सभा के द्वारा एक नवीन गणतंत्र की घोषणा की गई। विद्रोहों की कड़ी में एक और विद्रोह हमें देखने को मिलता है, साइलेशिया का विद्रोह है। साइलेशिया में बुनकरों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। उनके साथ समस्या क्या थी कि ठेकेदार जो थे, ठेकेदार उन्हें कच्चा माल देकर के उनसे कपड़ा बनवाते थे और बदले में उन्हें उनका मेहनताना के रूप में बहुत कम दाम देते थे। इस प्रकार मजदूरों की दशा इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उन्होंने इसके विरोध में 4 जून 1845 को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घर से निकल करके और ठेकेदारों को घर पे जाके उन्होंने आंदोलन किया। जिस वक्त यूरोप में क्रांति चल रही थी राष्ट्रवाद के खिलाफ, ऐसी स्थिति में यूरोप के कई अन्य देशों में भी उदारवादी मध्यवर्गों द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी प्रयास किए जा रहे थे। इनको हमने क्रांति का नाम दिया। इस क्रांति में पढ़े लिखे लोग शामिल थे। जो फरवरी 1948 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य राज्य जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हंगरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों में संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया गया। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था, जबकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसका मतलब है कि वहाँ के जो उदारवादी अपने लिए तो मांग करते थे पुरुषों के लिए, लेकिन महिलाओं की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, जबकि महिलाएं पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उनका साथ दे रही थीं। इसके बावजूद भी महिलाओं को असेंबली के चुनाव के समय मताधिकार से उन्हें वंचित रखा गया। तो ये महिलाओं के साथ एक प्रकार का भेदभाव था। अगला हेडिंग है हमारा इटली और जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जो पूरा काम था वो जर्मनी के नेतृत्व में बिस्मार्क द्वारा किया गया। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद प्रशासन राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व बिस्मार्क ने संभाला और उसका मुख्यमंत्री जो था ओटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं
कि जनवरी 1781 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और इस प्रकार जर्मनी में जो राज्य बिखरे हुए थे, जिन पर विभिन्न देशों का कब्जा था, उन्हें ओटो वन बिस्मार्क द्वारा किसी तरह जर्मनी को एक किया गया और इस तरह जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। और इस सब के पीछे राष्ट्रवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस प्रकार जर्मनी विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, उस पर विभिन्न देशों का कब्जा था, ठीक इसी प्रकार इटली की भी यही स्थिति थी। इटली कई वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था, जिसमें सिर्फ एक सार्डिनिया पीडमोंट में एक इटालवी राजघराना था। अभी तक हम देखें तो इटली में विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं थीं, अर्थात इटली में एक राष्ट्रीय भाषा नहीं थी। और इस सारे एकीकरण की प्रक्रिया में इटली के जिन जिन लोगों ने भाग लिया, उनमें हैं ज्यूसेप मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी। इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। 1830 के दशक में ज्यूसेप मेजनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया कि किसी तरह इटली को कैसे आज़ादी दिलाई जाए और एक राष्ट्र किया जाए। 1831 और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इटली राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पीडमोंट के बीच एक कूटनीतिक संधि की गई। सार्डिनिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया और 1859 में सार्डिनिया पीडमोंट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और इस युद्ध में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। 1861 में विक्टर एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राज्य घोषित किया गया और 1870 में यह इटली के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार भारत में आज़ादी के पहले भारत 565 रियासतों में बटा था, ठीक यही स्थिति जर्मनी और इटली की थी। तो उनको राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के द्वारा ही वहाँ के विभिन्न नेताओं ने उनके एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। अब प्रश्न है कि यूरोप का एक विकसित देश इटली इतना देर में एकीकृत कैसे हुआ, कारण क्या थी? तो कारणों की बात करें तो इटली के एकीकरण में बहुत सारी बाधाएं थी, जिनमें पहली बाधा थी राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था और ये सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त थे। दूसरा कारण है विदेशी शक्तियों का आधिपत्य। जब इटली कई टुकड़ों में बटा था, तो यूरोप के अन्य राज्य जो ताकतवर थे, इनके विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए थे और वो अपने स्वार्थवश इटली के राज्यों को आपस में एकीकृत नहीं होते देखना चाहते थे। इटली पर पोप का शासन था। एक तीसरा कारण है, वह अपने आप को ईसाई जगत का सर्वोच्च नेता मानता था और वह अपने निजी हितों के कारण इटली के एकीकरण के पक्ष में नहीं था। इसके साथ वहाँ कोई एक राजा नहीं था जो मिल करके इटली के राज्यों को एक कर सके और इस काम में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे ज्यूसेप मेजनी, जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और उस राष्ट्रवाद के उदय के परिणाम के स्वरूप यूरोप के जो राज्य विभिन्न बिखरे हुए थे, वो आपस में राष्ट्रवाद के द्वारा ही एक हो सके और एक राष्ट्र राज्य बन सके। एक और घटना जिसमें है ब्रिटेन की अजीब दास्तान। वैसे तो ब्रिटेन सबसे विकसित राज्य था, लेकिन कहते हैं कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप के इतिहास से पृथक था। यह किसी क्रांति का परिणाम नहीं बल्कि एक लंबी प्रक्रिया का एक उदाहरण था। कुछ इतिहासकार तो ग्रेट ब्रिटेन को यूरोप के लिए राष्ट्र राज्य के एक मॉडल के रूप में देखते थे।
18वीं सदी के पहले ब्रिटेनी राष्ट्र नहीं था, ब्रिटेनी द्वीप था जिसमें समूह में रहने वाले लोग, जिनमें अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट तथा आयरिश की मुख्य पहचान निर्जाति थी। इन सभी जाति समूहों की अपनी सांस्कृतिक राजनीतिक परंपराएं थीं, परंतु जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र माने इंग्लैंड की धन दौलत, शक्ति तथा महत्व में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे वह द्वीप राष्ट्र के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहा। और इस प्रकार से देखें हम कि यूरोप का एक बचा हुआ देश, महत्वपूर्ण देश जिसे कहें, इंग्लैंड भी राष्ट्रवाद के आगोश में आकर के एक राष्ट्र राज्य बन सकने में सफल रहा। अगला हेडिंग हम देखते हैं कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना, कि राष्ट्र कैसा होना चाहिए, राष्ट्र में कौन कौन से प्रतीक चिन्ह होने चाहिए। तो जैसा कि हम देखते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप के कलाकारों द्वारा राष्ट्र का मानवीकरण नारी के रूप में किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र आदि के विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग हुआ। नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। अगला एक अंतिम टॉपिक बचा है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो हम देखते हैं कि 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक यूरोप में राष्ट्रवाद का एक संकीर्ण रूप हमारे सामने देखने को मिलता है। उसका वह जनतांत्रिक, आदर्शवादी, उदारवादी स्वरूप अब नहीं रहा जो 19वीं सदी के पूर्व भाग में था। अब वे एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और एक दूसरे से लड़ने लगे। यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने अधीन लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का अपने हित में प्रयोग किया। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के साथ मिलकर यूरोप को विनाश की ओर ले गया। फिर भी इस मध्य विश्व के वे कई देश जिनको यूरोपीय शक्तियों ने अपनी शक्ति के बल पर अपना उपनिवेश बनाया था, वे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने लगे और कई देशों में साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन खड़े हुए और अपने अपने देश को स्वतंत्र करने हेतु संघर्ष किया जाने लगा। ये इस पार्ट का अंतिम पैराग्राफ था और आज ये पार्ट पूरा हो गया। इसमें हमने आपको पूरा वीडियो बना करके प्रस्तुत किया। इसके जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, शब्दावली, उसको भी आप लोग नोट करें। सभी छात्र इसका पूरे पाठ का गहनता से अध्ययन करें और अपनी नोटबुक में हमने जो नोट्स भेजे हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में उतार लें। धन्यवाद।